एक समय की बात है। एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं लाके दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। 10 रुपए का बंद रेसिपी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका पिंकू नाम का एक बेटा भी था। रामू दिन भर शहर जाकर मजदूरी किया करता था और पिंकू स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों बाप बेटा अपने इस हालात में भी बड़े खुशी से रहा करते थे क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी भी रहता था। वो गांव में बर्गर बंद का ठेला लगाया करता था। वो बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसके बनाए बंद बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बंद को बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन स्कूल के सामने श्यामू का ठेला देखकर पिंकू का मन बंद खाने का हुआ तो उसने श्यामू से पूछा, अंकल अंकल, यह बंद कितने का दिया? उसकी बात सुनकर श्यामू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे रोज पूछता ही रहता है, खाएगा भी किसी दिन। अच्छा तू तो रामू का बेटा है ना, तेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं। जा बेटा जा जा जा, टाइम खराब मत कर। उसकी बात सुनकर पिंकू बड़ा ही मायूस होकर घर आ गया और रात को उसे मायूस देखकर रामू ने उससे पूछा, क्या बात है पिंकू बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिंकू ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रामू ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है। जब मैं शाम को शहर से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और बंद ले आऊँगा। हम उसे घर पे ही फ्राई करके खा लेंगे। अपने पापा की बात सुनकर पिंकू खुश हो गया
और अगले दिन रामू जब अपना काम खत्म करके शहर में बंद लेने एक दुकान पर गया तो वहाँ पे उसने श्यामू को देखा। अरे ये श्यामू यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसका पीछा करता हूँ। रामू श्यामू के पीछे हो गया। उसने देखा कि श्यामू ने एक बर्गर की बंद की दुकान से बहुत सारे बर्गर खरीदे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। और उसके बाद श्यामू थोड़ी दूरी पर एक दुकान में गया और उसने वहाँ से केमिकल की एक शीशी खरीदी। दुकान वाले ने उससे पूछा, हाँ भाई श्यामू, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे सही चल रहा है दादाजी, ये तो बस आपके केमिकल का कमाल है कि 5 रुपए वाला बंद फुलाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मैं 50 में बेचता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर रामू समझ गया था कि श्यामू बच्चों को केमिकल वाला बंद खिला रहा है। रामू अपने बेटे पिंकू के लिए ढेर सारे बंद लेकर घर आ जाता है और उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट बंद घर में बनाकर खिलाता है। बंद खाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन यह बंद तो श्यामू चाचा के बंद से बहुत छोटे हैं। पिंकू की बात सुनकर रामू पिंकू को सारी बात बताता है। पापा की बात सुनकर पिंकू उनसे कहता है, पापा तब तो हमें श्यामू चाचा को सबक सिखाना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ स्कूल, हम मास्टर जी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन रामू पिंकू के साथ स्कूल जाकर स्कूल के हेडमास्टर जी को सारी बात बताता है। क्योंकि श्यामू का ठेला स्कूल के बाहर ही लगा करता था तो इसीलिए हेडमास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर श्यामू के ठेले पर छापा मारते हैं और उन्हें वहाँ से ढेर सारे बर्गर और केमिकल मिलता है। वो श्यामू को जेल में बंद कर देते हैं। श्यामू के पकड़े जाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा आप भी तो स्वादिष्ट बर्गर बंद बनाते हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी ये खिलाएं, और हाँ उनसे पैसे जरूर ले लेना। अपने बेटे पिंकू की बात मानकर रामू जब भी उसके पास काम नहीं होता था स्कूल के बाहर 10 रुपए का बर्गर बन बेचा करता था और वो भी एकदम साफ सुथरा और बिना केमिकल की मिलावट के। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वो काफ़ी मेहनती था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अच्छी कमाई नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिताजी ने उसे यह काम सिखाया था। उसका एक भाई था किशन। किशन शहर में रहता था और वहाँ पर कई तरह के गलत धंधे किया करता था, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे थे और वो बड़े ही शानो शौकत से रहा करता था। लेकिन किशन बहुत ही बेईमान और लालची था। मोहन की दुकान सड़क के बिल्कुल ही पास थी। इस कारण किशन की नज़र हमेशा अपने भाई मोहन की दुकान पर लगी रहती थी और वो किसी न किसी तरह से उस दुकान को हथियाना चाहता था। एक दिन किशन मोहन के पास आकर उससे कहता है, अरे भाई तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अरे तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितने शान से रहता हूँ। नहीं भैया, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही गुजारा किया है और मुझे और आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। देखो तो कितने प्यारे बर्तन बनते हैं। मेरा इससे सही गुजारा हो रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब तो सरकार हम जैसे कारीगरों को काफी बढ़ावा दे रही है। उसकी बात सुनकर किशन कहता है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार और ये तुम्हारा काम पता नहीं कब तक चलेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर जब तुम्हारा दिल करे दुकान मुझे दे देना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किशन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रात में आकर मोहन की दुकान में आग लगा देता है और मोहन के सभी बर्तन और सामान जलकर राख हो जाता है। मोहन का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने सुध-बुध गंवा चुका था और बेसुध होकर जंगल में कहीं भी चला जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी बहुत खातिर करता है। कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है और उसे ऐसा कहकर चला जाता है कि उसकी समस्या का हल उसी पेड़ के नीचे है जहां वो उसे मिला था। उस आदमी के जाने के बाद मोहन सीधा उसी पेड़ के नीचे जाता है
और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ पर तरह तरह के बर्तन टंगे हुए थे। सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तन, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी। मोहन मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद करता है और वो सारे बर्तन उस पेड़ से उतार लेता है और अपनी दुकान की साफ सफाई कर कर वहाँ बेचने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और सोने, चांदी और एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों से उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो फिर से अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। और अब वो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सोने, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी बेचने लगा था, जिससे वो माला माल हो गया था। और अभी भी कभी कभी वो जादुई पेड़ उसे तरह तरह के बर्तन देता था। मोहन अपनी नेकदिली और सच्चाई के कारण दिन पर दिन उन्नति कर रहा था और इधर किशन को उसके गलत धंधों के कारण पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल की सजा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। जादुई बांस की मुर्गी के जादुई अंडे। एक गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था। सुनील बहुत ही नेक और अमीर इंसान था। सुनील की गांव के पास एक कीटनाशक बनाने की केमिकल फैक्ट्री थी। वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करता था। अरे कृष्णा, क्या बात है, तू बीमार दिख रहा है? हाँ मालिक, क्या करूँ, कुछ कमजोरी सी है। अरे भाई तो छुट्टी ले और घर जाकर आराम कर। अरे मुनीम जी, ये कृष्णा को छुट्टी दो और इसे मेरी तरफ से 500 रुपये दो, घर जाकर आराम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस तरह से सुनील अपने हर मजदूर का ख्याल रखा करता था। लेकिन अचानक एक दिन सुनील काफ़ी बीमार हो गया। सुनील के घर वाले उसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी इलाज करने के बाद भी सुनील की तबीयत ठीक नहीं हुई। ये देखकर सिमोना को बहुत चिंता होती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर एक कोने में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही बुजुर्ग कारीगर आता है और वो मोना से कहता है, बेटा मेरा नाम मोहनलाल है और मैं आपकी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था। मुझे भी ऐसी ही बीमारी हुई थी, लेकिन कालीपुर के कालीनाथ की दवाई से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तुम भी जाकर अपने पिताजी को दिखाओ। मोना उस बुजुर्ग कारीगर की बात मान लेती है और वैद्य के पास जाती है। आओ बेटी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मोना को अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताती है। बेटा, तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान है। फैक्ट्री में लगातार इतने साल काम करने के कारण उनको ये तकलीफ हुई है। तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें जंगल के बीचों बीच पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़कर लाना है। उस मुर्गी के अंडों में इतना पोषण है जिससे कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। आपका धन्यवाद बाबा, मैं कैसे भी करके उस मुर्गी को ढूंढ निकालूंगी। मोना जंगल में जाकर पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़ कर लाती है। उस मुर्गी के अंडे अपने पिताजी को खिलाती है। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडे लगातार खाने के कारण सुनील की तबीयत ठीक हो जाती है। अपने पिता के ठीक होते ही मोना उस मुर्गी को फिर से जंगल में छोड़कर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुर्गी, अब तुम आराम से अपने बांस के झुरमुट पे रह सकती हो। ठीक होने के बाद सुनील अपनी फैक्ट्री में सुरक्षा के और उपाय करता है, जिसके कारण कि किसी भी मजदूर को कोई भी बीमारी ना हो और उनका काम भी चलता रहे।